नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है 19 मई और 19 मई के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे आज। तो आज का पहला प्रश्न देखें हम लोग, ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना है ये। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी ऑनलाइन। इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग टीवी चैनल बनवाने का प्रस्ताव रखा है। हो सकता है ये जल्द ही बन जाए और ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैनल होगा। जैसे आपको कक्षा 1 का बच्चा है तो कक्षा 1 का अलग चैनल होगा, 2 का बच्चा है 2 के लिए अलग चैनल होगा। ये भारत सरकार प्रयास कर रही है, तो इसको लॉन्च कर दिया है। बहुत जल्द ही हम सब तक ये योजना पहुँच जाएगी, जिससे हमारे बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ई विद्या योजना इसका नाम है। कभी कभी पूछ लेता है कि ई विद्या योजना किस क्लास तक के बच्चों के लिए है? तो याद रखिएगा, कक्षा 1 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए है। ये बात आप याद रखिएगा। और केंद्र सरकार की योजना है, ना कि राज्य सरकार की योजना। अगला प्रश्न, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मित्रों, ये लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया था जब इजराइल में केयरटेकर सरकार चल रही थी। कोई भी अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री के पद पे नहीं था। तो अब काफ़ी समय के बाद 2-3 बार चुनाव होने के पश्चात भी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिलने के चलते किसी तरीके से वहाँ भी गठबंधन के तहत एक सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और शायद हमारे आपके लिए इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब वो हमें लाभ पहुंचाए ऐसी बात नहीं। इजराइल का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादित रहा है। इसलिए इजराइल से संबंधित कोई भी घटना पूरे विश्व के लिए एक समाचार बन जाती है, खबर बन जाती है। तो इजराइल से संबंधित जो भी बातें, जो भी प्रश्न कभी भी आपको मिले तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और ये भारत के पक्ष में भी रहते हैं। भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे साथी भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। और अभी आपको पता है कि पहला टीका बनाने का दावा भी इजराइल ने किया है। कोरोना का पहला टीका बनाने का दावा भी इजराइल ने ही किया है। ये बोल रहा है पेटेंट होने के पश्चात इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। कभी कभी बड़े एग्जामों में या पीसीएस में ये पूछ सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू चौथी बार शपथ लिए हैं, तो 5वीं बार शपथ लिए हैं। इनकी पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी, इसको याद रखिएगा। अगला, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान चर्चा में है। ये आप इससे जुड़े कई तथ्य आपको याद करने होंगे, क्योंकि इसरो अक्सर चर्चा में रहता है। ये नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आप सबको पता है कि भारत जो है इतना ज़्यादा नाम कर दिया है इस क्षेत्र में कि विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत अब आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा आप उपग्रह लॉन्च कर दीजिए। तो इसरो की स्थापना की हम लोग बात करें तो अंबालाल साराभाई के सहयोग से 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह बेंगलोर में है। पहला उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहला उपग्रह था जो कि रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अभी वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं के-सिवन, इसके प्रमुख हैं। और हम इसके बारे में और बात करें तो इसका काम क्या है। ये मित्रों भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित जितनी तकनीक है उपलब्ध करवाता है, मौसम संबंधी जानकारी देता है, संचार उपग्रह लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है। आपको पता है कि सन 2008 में चंद्रयान भेजा गया था, सन 2014 में मंगलयान भेजा गया था। और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पे कदम रख दिया है। आप सोचिए,
मंगल पे कदम रख दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इसरो है तब तक हमारा कोई अमंगल नहीं कर सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अब आ चुकी है कि अब हमारा अमंगल कोई नहीं कर सकता है। आपको पता है 1999 में कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने हमें अपना सैटेलाइट देने से मना कर दिया था और उसमें हमारे बहुत सैनिक मारे गए थे। यदि सैटेलाइट हमारे पास होता तो हम कम से कम पाकिस्तान के सैनिकों की लोकेशन ले लेते कि कहाँ कितने सैनिक हैं। लेकिन ठीक है, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन भारत सरकार के प्रयास से आज इसरो ने दूसरे देशों को सैटेलाइट उपलब्ध करवाना प्रारंभ कर दिया है। सार्क के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, तो बहुत सारा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित कर दिया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व में सबसे विश्वसनीय और सबसे सस्ती लॉन्चिंग भारत का इसरो ही करता है। और विश्व के यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी भारत में आता है और कहता है कि भैया हमारा उपग्रह लॉन्च कर दीजिए आप, क्योंकि भारत में लागत बहुत कम है, बहुत सस्ते दाम में ये लॉन्च करता है। और एक विश्व रिकॉर्ड है इसके नाम, ये कभी पूछ सकता है कि 104 उपग्रह एक साथ ही लॉन्च किया था भारत ने। 104 उपग्रह एक बार में लॉन्च किया है, तो ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ऐसा अभी तक विश्व के किसी देश ने नहीं किया है। और ये जो लॉन्चिंग पैड है ये बेंगलोर में नहीं है, मुख्यालय तो इसका बेंगलोर में है, लेकिन जो जहाँ से लॉन्च किया जाता है लॉन्चिंग पैड जहाँ है वो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये बात आप याद रखिएगा। कभी पूछ ले कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और यहीं से इसरो जितने अपने उपग्रह हैं सब लॉन्च करता है। और अभी ये चर्चा में क्यों आ गया, तो एक बात आप जान लीजिए कि ये इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि इस क्षेत्र में अब प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल होने की इजाज़त मिल गई है। तो अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ सकते हैं, ये भी ये बात याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किस सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को आदेश दिया गया है या स्वीकृति दी गई है, तो 2-3 सेक्टर हैं, तीनों का नाम आप याद रख लीजिएगा। पहला है कोयला क्षेत्र, कोयला खनन में भी अब प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। रक्षा क्षेत्र में भी अब प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं जो रक्षा से संबंधित उपकरण बनाएंगी। और अब इसरो में भी आ गई हैं प्राइवेट कंपनियां, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला हम लोग देखें तो मनरेगा चर्चा में है। मनरेगा चर्चा में है, आप एक बात याद रखिएगा, क्यों चर्चा में है मित्रों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जितने मज़दूर हैं, खास करके प्रवासी मज़दूर जो कहीं और जा कर के नौकरी करते थे, अब वो लोग घर लौट रहे हैं तो उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना है। तो रोज़गार कहाँ से आएगा, तो मनरेगा के तहत ही रोज़गार उपलब्ध हो सकता है आसानी के साथ। और भी बहुत सारी घोषणाएं भारत सरकार ने किया है, ऋण देने की बात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो मनरेगा ही है, क्योंकि अभी मनरेगा को 40,000 करोड़ रुपए दिया गया है। मनरेगा के तहत 40,000 करोड़, ये डिजिट याद रखिएगा, 40,000 करोड़। कितना? 40,000 करोड़। क्यों? क्योंकि 40,000 करोड़ दे दिया गया है। अब इसी 40,000 करोड़ को खर्च करके मजदूरों को रोज़गार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। 40 करोड़ याद रखिएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। प्रारंभ 2005 में इसका जो प्रस्ताव हुआ था, प्रस्ताव पास किया था, वो 2005 में हुआ था, लेकिन आरंभ हुआ था 2006 से। ठीक है, इसका नाम पहले इसका नाम था नरेगा, पहले इसका नाम था नरेगा। अब बदल करके 2009 में मनरेगा कर दिया, ये मनरेगा कर दिया गया है, 2009 में ये किया गया है। ठीक है, तो एक बार 2 बार प्रश्न आ चुका है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। और इसमें काम कितने दिन का मिलता है, तो इसमें कार्य 100 दिन का मिलता है। एक व्यक्ति को, मतलब प्रायः एक परिवार के मुखिया को पहले इसका काबिल बनाया जाता है। हालांकि जितने लोग हैं, जितने बेरोज़गार हैं, वो इसमें अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और उनको 365 दिन होता है साल में। आपको पता है 365 दिन में
100 दिन के रोज़गार की गारंटी होती है। यदि उनको 100 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है तो उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया, मतलब काम मिले या ना मिले उनको 100 दिन का पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अब आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका निर्धारित है कि कितना दिहाड़ी दिन में दिया जाएगा, ये अलग अलग है। और आपको पता है कि जब 40,000 करोड़ रुपया अर्थव्यवस्था में आएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, लोग वहीं पर रुक सकते हैं, इधर उधर भगने से उनको फुर्सत मिल सकती है। तालाब बनेंगे, कच्चे काम होंगे, खड़िंजा लगेंगे, नालियाँ बनेंगी, शौचालय बनेंगे, तो ढेर सारे काम इसके तहत होंगे। तो इसमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है भारत को। तो नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में इतनी बात आप याद रखिएगा। स्थापना, नाम परिवर्तन, कितने दिन का कार्य मिलता है और इसमें कितने हज़ार करोड़ रुपए अनुदान सरकार ने दिया है, तो 40,000 करोड़ रुपए दिया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि इस समय राष्ट्र हमारा, देश हमारा समस्याओं से जूझ रहा है। थोड़ा सा देश के साथ देश की समस्या को समझिए। देश की समस्या हमारी समस्या है और हम आप मिल करके देश के लिए कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा आप जानते हैं कि कितनी दिक्कत आएगी। हमारा इतिहास क्या रहा है? हमारा इतिहास रहा है कि हम लोग कभी एक नहीं हो पाए और एक ना होने के चलते विदेशियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और बहुत दिनों तक शासन किया। अब अगर आज़ाद हुए हैं तो इस आज़ादी को बचाने में हमेशा सहयोग करते रहिए। अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने इतिहास को कम से कम अध्ययन करते रहिए और भारत जब कभी संकट में आए तो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। तो कोरोना हारेगा, हम एकदम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कोरोना हार जाएगा, एक दिन हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपके सहयोग की पूरी आवश्यकता है मित्रों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।